नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात राष्ट्र के एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट के पीछे बड़ा सवाल है, हाथ किसका है? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र पर कट्टरपंथी भारी पड़े हैं? क्या इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया? क्या इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है? बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और देश की कमान सेना के हाथों में है। फिलहाल शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है, देश भी छोड़ना पड़ा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। पीएम आवास का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित थे कि पीएम आवास में घुस गए, तोड़फोड़ की है। वहां मौजूद सरकारी सामान को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। भारत की वायु सीमा में फिलहाल शेख हसीना का विमान और फ्लाइट रडार के जरिए इसकी तस्वीरें, कभी ये लोकेटेड कहां पर है आप ये देखिए। लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल ये जामा मऊ के आगे, अहमा मऊ के आगे ये बढ़ता हुआ, और ये हिंदुस्तान में रिफ्यूलिंग करके जो खबरें आ रही हैं वो लंदन की ओर जा सकता है। वहां पर शेख हसीना जा सकती हैं। इससे पहले भी एक बार निर्वासित जिंदगी उन्हें गुजारनी पड़ी है। तो ये फ्लाइट रडार के जरिए कहां है शेख हसीना का विमान, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। चलिए, अब तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय इनसे करवाता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईडीएसए से। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिबाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश नैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे शुरू करता हूं। थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा चल रही थी। यह तस्वीर जो आई है और जमाते इस्लामी का जो हमने जिक्र किया, इस्लामी छात्र शिविर जो कि उसका छात्र संगठन है, यूनिट है, जो कि खुद बांग्लादेश के वजूद का विरोध रह चुका है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो था, माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता आई है उसके पीछे यह संगठन है। तो क्या यह सीधे से कहा जा सकता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया? मेरा सीधा सवाल है। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कट्टरपंथी का काम है, इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और ये हम धारणा गलत थी हमारी। हम बीच बीच में सोचने लगते थे कि ये हम बहुत क्लोज आ गए हैं। सबसे ज्यादा अगर जेन्युडेशन हिंदुओं की हुई है पिछले कुछ 2 डिकेड्स में, तो हिंदुओं की बांग्लादेश में हुई है। जितनी पाकिस्तान में नहीं हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है। और जितना माइग्रेशन लॉलेस एलिमेंट्स जो बांग्लादेश से हुए हैं, इंक्लूडिंग रोहिंग्या, ये सारे के सारे हो रहे हैं। ये टिकड़ी चुपड़ी बातें दूसरी होती हैं, जो सच्चाई दूसरी होती है। जो कट्टरपंथी रूल जो आ रहा है बांग्लादेश में, वो नहीं चाहता था कि जो शेख हसीना का जो रवैया था, उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ताकत में आए। 1971 के जो सुरक्षा उनको सीधे सुरक्षा की हुई है, वो सारा का सारा उनको पसंद नहीं था। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से आग में झुलस रहा है। प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि चाइना अब ताकतवर यहाँ पे बनेगा। पाकिस्तान और चाइना ताकतवर बनेगा। चाइना तो ऑलरेडी देख रहा था कि उसको कैसे और बेसिस मिल जाए ताकि वो ऑफसेट कर सके, जो मलक्का स्टेट के थ्रू आना पड़ता है। वो चाइना वो देखेगा, और पाकिस्तान चाहेगा कि अब उसका घर बन जाए। ये हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉर्डर पे ही नहीं आएगा। इतने बांग्लादेशी घुस गए हैं इंडिया में, अब उनका हमको ब्यौरा लेना पड़ेगा। कौन कहां पे है, कैसे है। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो नहीं है, वो ये है। वो कश्मीर तक पहुंचे हुए हैं, ये रोहिंग्या, ये हमारे को अब सबसे ज्यादा तंग करेंगे। ये आप देखेंगे जी, एक नया सवाल, एक नई बहस आपने छेड़ दी। और आप जो कह रहे हैं कि उनकी डिटेल लेनी पड़ेगी, अभी रोहिंग्याओं का नाम ले लीजिए तो कई राजनेता ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होने लगता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वो हो सकता है कि ये एक नया मोर्चा खुल जाए। रियलिटी है जी, रियलिटी तो यही है। आप पॉलिटिकल कहिए या ना कहिए, पर ये रियलिटी है। ये प्रॉब्लम आएगी। अरे शेख हसीना अगर लंदन जाती है, चाहे पोलैंड जाती है, चाहे नॉर्वे जाती है, उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमारी सिक्योरिटी का पड़ रहा है। यहाँ पर हमको उसकी ज्यादा चिंता है।
शेख हसीना दिल्ली में बिल्कुल सेफ रहेगी, अगर रही तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर वो सोचती है कि वो अपना गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएगी, लंदन जाके कुछ करेगी, वेल शी कैन डू दैट ऑल्सो। पर वो बात बिल्कुल फर्क है। हमारी सिक्योरिटी का जो मेजर प्रॉब्लम आई है और जो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहां हो रहा है, उसकी जवाबदारी हमें चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने दो बातें कही हैं सर, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं चाहता हूं यहीं से जो दो शब्द मुझे सबसे ज्यादा लगे ये कह सकते हैं, एक तो ये कि हिंदुओं पर हमला, तो इस्लामिक कट्टरपंथ किस तरीके से बांग्लादेश में फैल चुका था, वो अब हावी किस तरीके से हो चुका है, ये बात को साबित कर रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान के इशारे पर ऑपरेट करता है, इसका ताकतवर होना, मैं चाहूंगा सर 30 सेकंड में आप ये बातें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि एक एक मैं चाहता हूं कि सबका वर्जन सामने आ जाए। संजीव जी, आपकी आवाज म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, ये बांग्लादेश के लिए आपातकाल का समय है। बांग्लादेश में हाल के समय में दशकों में एक जो शांति की स्थिति रही है, जाहिर है कि अब उसमें एक बड़ा जो है बड़ा संकट पैदा हो गया है और ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय है। इस पूरी जो घटनाक्रम सामने आया है उसके पीछे मैं गहरी साजिश देखता हूं, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरपंथी तत्व हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो विदेशों में बैठे हुए जो आतंक के और इस तरीके की साजिश करने वाले जो आका हैं, विशेष रूप से जो पाकिस्तान में जो वहां के एजेंसीज हैं, चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है। इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हाल के समय में आपने देखा था कि बांग्लादेश और चाइना के जो संबंधों में किस तरीके का हराश हुआ था। शेख हसीना अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर चली आई थी। तो ये जो पूरी साजिश है, ये एक घरेलू और विदेशी स्तर पर रची गई दिखाई देती है और ये शेख हसीना की सरकार को टारगेट करने की और उनको गिराने की जो एक उनकी मंशा थी साजिशकर्ताओं की, ऐसा लगता है कि उसमें अब वो सफल हो गए हैं। नहीं, सफल हो ही गए हैं। लगता क्या है सर संजीव जी, वो तो सफल हो गए हैं। अश्विनी शिवाजी तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, पीएम हाउस में ऐसे घुस गए जैसे लग रहा है कि किसी के गली की कोई जगह हो कि जहां जब मन आए तब चले गए, बेड पर जाकर लेट गए, कुर्सियां उठाकर लेकर चल दिए, वाटर बॉडी में जाकर घुस गए। तो ये लोकतंत्र के समर्थक तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी राय है। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, जिस जमाते इस्लामी का बार बार जिक्र हो रहा है और जिसे 2-3 दिन पहले ही अभी प्रतिबंध लगा है और 14 पार्टियों की सहमति थी, वो जमाते इस्लामी आईएसआई के इशारे पर कैसे ऑपरेट करता है ये दुनिया जानती है, बार बार साबित हो चुका है। तो किसका हाथ था ये भी दुनिया देख रही है। देखो, सच्चाई ये है कि 5 साल से ज्यादा हो गया कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई और उसका मिलाप हो गया था बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया से और आईएसआई का ये गढ़ बनता जा रहा था। तो ये अब से नहीं, ये लास्ट 5 साल से वो कोशिश कर रहे थे। और ये जो अभी स्टूडेंट का जो आंदोलन है, स्टूडेंट का आंदोलन कम, इसमें उग्रवादी ज्यादा थे। ये सच्चाई है कि जो कुछ हुआ है श्रीलंका में, ये ऐसा लगता है कुछ रिपीटिशन है, जो बांग्लादेश में रिपीटिशन है श्रीलंका का, जिस प्रकार से श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में भी लोग घुस गए थे। ये जो भी हुआ है ये सारा का सारा जमाते इस्लामी ने कराया है और इसके लिए इन्होंने जो स्टूडेंट्स को उकसाया है। जो ये स्टूडेंट की कोटा डिमांड थी, ये डिमांड जो है 2018 में ही एक प्रकार से इसी शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया था। ये जो स्टार्ट हुआ है ये दोबारा हाई कोर्ट के जजमेंट से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम करके 5% कर दिया था, मगर फिर भी ये रुक क्यों नहीं रहा था, उसकी 2 वजह है। एक तो वजह यह है कि जमाते इस्लामी और जो आईएसआई और बीएनपी का जो गढ़ था, वो चाहते हैं कि कहीं किसी तरीके से जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं निकाला जाए और उन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया है। तो ये आंदोलन किया है, ये कोई ऐसा कोई ये सोची समझी साजिश के तहत है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है अगर कोई डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में तो वो शेख हसीना के टाइम में हुई है। लास्ट 15 साल में जिस प्रकार से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने अच्छा किया है, हाँ ये भी सच्चाई है, वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे और ये भी सच्चाई है कि किसी समय में 23% हिंदू वहां होते थे, आज वो घट के 7 से 8% रह गए हैं। और यह भी सच्चाई है कि वहां पर एक प्रकार जो आपका मालदीव के अंदर चला था इंडिया आउट और एंटी इंडिया सेंटिमेंट है,
मगर सबसे अच्छी बैट अगर भारत के लिए थी वो शेख हसीना थी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट एक तो भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, एक उसने जो इकोनॉमी में बढ़ावा किया अपने देश में वो काबिले तारीफ है। मगर अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जमाते इस्लामी जिसने साथ दिया था पाकिस्तान की आर्मी का 1971 में, आज वो सफल हुई और आईएसआई ने उसकी बहुत मदद की। और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है, जो कि जिसके फाउंडर फादर थे लेफ्टिनेंट जनरल जिया, जिसको भी मार दिया गया था, ये एक हिस्ट्री है बांग्लादेश की पाकिस्तान के बाद वहां पर इस प्रकार के कार्रवाई। मगर ये सच्चाई है कि आगे क्या होगा ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट देश बांग्लादेश है। अब तो जो जिस प्रकार से जो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट फोर्स बनाएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ये यकीन करना है कि कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया हो। वो भारत के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यह आंदोलन चला है, जमाते इस्लामी और आईएसआई ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। अब कैसे शांति आएगी ये समय बताएगा। जब शेख हसीना की बात आती वो कहां जाएंगी? देखो, शेख हसीना भारत में नहीं रहेगी। अगर वो भारत में रहती है तो ये आक्रोश भारत के अगेंस्ट आ जाएगा, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि भारत जो बांग्लादेश का नेबर है, तो मुझे लगता है या तो वो लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी। भारत ने उसकी ये मदद की है कि भारत में वो आ पाए और वहां से फिर उसकी मदद करके जाए, क्योंकि भारत के साथ जो है शेख मुजीबुर रहमान के भी रिलेशन बहुत अच्छे थे, जो कि एक फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश का, और शेख हसीना जो उनकी लड़की है जिसने 15 साल से ज्यादा रूल किया और बांग्लादेश को तरक्की के एक प्रकार मुहाल पे ले गई। अनफॉर्चुनेटली उनको छोड़ना पड़ा, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो इकोनॉमी अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने ही ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। मैं जीजे सिंह सर आपके पास आता हूं। एक समस्या है, और जो बात कह रहे हैं शिवाजी, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जमाते इस्लामी, कट्टरपंथी, तरक्की हुई इधर बीच, तो एक बात तो तय है कि इन कट्टरपंथियों को तरक्की से कोई मतलब नहीं होता है, वरना ये पीएम हाउस में ऐसे नहीं घुसते, बेड पर ऐसे नहीं होते। जो प्रथम राष्ट्रपति है शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बांग्लादेश के बनने में बड़ा योगदान, उनकी मूर्ति को हथौड़े से मारते नहीं। तो इन कट्टरपंथियों को ना तो तरक्की से मतलब है, ना तो विकास से मतलब है, और ना तो अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है उससे मतलब है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा पर चलना चाहते हैं, और जिसकी कठपुतली है उसके इशारे पर चलते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे मैं बांग्लादेश को समझता हूं, क्योंकि मैं वहां पे कुछ 8-9 महीने रहा भी हूं, क्योंकि मैं नेवी को छोड़ के मर्चेंट नेवी में चला गया तो मेरा काफी उनके पोर्ट्स में जाने का मुझे काफी मौका मिला। जी। पहली बात मैं एक पक्की करनी चाहता हूं, जो पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। मैंने खुद आंखों से देखा है कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है। उनकी छोटी छोटी बेटियों को उठा के ले जाते हैं ये जमाती इस्लामी वाले, ये जो बीएनपी, और इसके पीछे खालिदा जिया जो है, जो दुश्मन है इसकी शेख हसीना की। खालिदा जिया जो एक मेजर जनरल की वाइफ थी, और मेजर जनरल जो था वो पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल था बांग्लादेश आजादी मिलने से पहले, और वो प्रो पाकिस्तान था। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। उसने उकसाया है, इंसाइट किया है, इंस्टिगेट किया है। ये जो आप बात करते हैं जमाते इस्लामी को, जमाते इस्लामी और जो गुट है एंटी शेख हसीना, उसकी सपोर्ट है पूरी खालिदा जिया की। और ये लोगों ने मिलके टेररिस्ट की तरह उसके आज पैलेस के ऊपर, जहां वो घर था, उसके ऊपर हमला किया। और आगे वाली तस्वीर तो आप जानते कैसे लूट मार वहां से कर दिया, लूट के लेके जा रहे हैं। और ये जो काम किया जा रहा है इसके पीछे पाकिस्तान, चाइना का हाथ है। आप ये मत भूलिए कि ये आईएस का रूट है इंडिया को आने के लिए, यहाँ आतंक फैलाने का, वो वाया बांग्लादेश है। वो सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहां से नहीं आते, उनका मेन रूट है बांग्लादेश है। वो बांग्लादेश को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और उनके हाथ में नहीं। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आईएस के आने का रूट है, फिर तो जितने घुसपैठिए आकर यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी शुरुआत, चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी ने की थी,
मैं वहां पर फिर लेकर जाऊंगा इस चर्चा को कि यह संकट हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा है और इस पर कम से कम यहां के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए कि यह घुसपैठिए की जो समस्या है इसको जड़ से उखाड़ फेंके, वरना आतंक यहां घुसा तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल अंतरिम सरकार को लीड करेंगे। जो वहां के सेना प्रमुख ने कहा था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, फिलहाल मैं टेक ओवर कर रहा हूं और आगे पार्टियों को बुलाए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, तो अब खबर यह आ रही है कि सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल अंतरिम सरकार को लीड करेंगे। बांग्लादेश के जाने माने राइटर हैं सलीमुल्लाह खान। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इंटरिम गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा। शेख हसीना के बाद यह खबर भी आ गई है। तो ये आपने देखा नैन साहब, ये जो दो नाम आए हैं, अगर इनके बारे में आप कोई जानते हो, और दूसरी बात है कि यह समस्या कितनी बड़ी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये रूट आईएस का घुसने का हिंदुस्तान में। देखिए राकेश, अगर आपको याद हो केरला के अंदर जब हम लोग आईसिस के कुछ केसेस को पकड़ रहे थे, पिछले साल के करीब की बात है, डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ, और जब श्रीलंका के अंदर भी एक केसेस सामने आए थे, तो उस टाइम पे बड़े स्तर के ऊपर ये कहा गया था कि एक मॉड्यूल ऐसा है आईसिस का जो कि बड़े स्तर के ऊपर बांग्लादेश में काम कर रहा है, और इसको सपोर्ट करने वाला था जमाते इस्लामी। चलो हम मान लेते हैं कि जमाते इस्लामी अब से नहीं, जब से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तब से ही हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहा या मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ में रहा है। लेकिन कुछ हद तक अगर देखा जाए, जो आज की सिचुएशन हुई है, इसमें आवामी लीग और शेख हसीना भी जिम्मेदार हैं। 15 साल तक लगातार इन लोगों का वहां पे राज रहा। उस राज के दौरान काफी वहां पे इनकम्बेंसी आई, और ये कहा गया कि इस बार जब ये लोग इलेक्शन जीत के आए थे, तो आप देखिएगा पीछे बांग्लादेश में जो भी अगर आपके मित्र हैं उनसे बात करके, कि बड़े स्तर के ऊपर इनके खिलाफ वहां पे रोष था लोगों में, कि लोग कह रहे थे कि अगर ये रिगिंग नहीं होती इलेक्शन की तो इनकी 20 सीट आना भी मुश्किल था। उसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम किया गया, जो कि ये मुक्ति वाहिनी के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे थे उनका जो 30% आरक्षण किया गया। अब ये 30% पहले आरक्षण करने के बाद अवामी लीग ने पहले तो कदम पीछे हटाए, फिर केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इसको थ्रू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर थोड़ी देने की कोशिश की, लेकिन आग जलती रही। इसके अंदर कुछ पीछे हटने का कोई बात हो नहीं पाई। और मैं आपको बताऊं 54% के करीब रिजर्वेशन है आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर। जो असली बांग्लादेश की प्रॉब्लम कहां पे, मैं वहां पे कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अंदर से 30% है राकेश, ये लोग जो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे थे। 20% है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2% है जो क्या नाम शहीदों के हैं, और 1% के हैं विकलांग के करीब का। तो ये जो 30% था, इसके पीछे जो पूरी की पूरी युवा बांग्लादेश की लगी, उसका कारण ये था कि आज की तारीख में चाहे कोई कुछ भी कहे, बांग्लादेश के अंदर भुखमरी है, जॉब्स नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर हैं और उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। जो इनका थोड़ा बहुत उद्योग था वीविंग का, जो अमेरिका के साथ चल रहा था, उसमें भी काफी सेटबैक आए। और जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्शंस के बाद में, और जो ये सरकार थी अवामी लीग की, ये इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी, इनको लगा कि बस जनता है, हम तो जीत गए हैं तो 5 साल कट जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और ये रोष बढ़ता चला गया, और ये रोष 15 दिन के अंदर, लास्ट 15 डेज में। नहीं, नैन साहब मैं आपको रोक रहा हूं। ये रोष है, ये सिर्फ आक्रोश है लोगों का जो सरकार से नाराज हैं, या फिर ये कट्टरपंथियों की एक साजिश है उन लोगों के बीच में घुसकर बांग्लादेश में आग लगा दी, कर दी। उन्होंने इस्तेमाल किया इसको, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। 20 लाख लोग आतंकी नहीं हो सकते सड़कों पर खड़े हैं राकेश। 20 लाख लोग अगर आतंकी हो गए तो फिर बांग्लादेश रहेगा ही नहीं। ये लोग, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पीछे पूरा अवामी जमाते इस्लामी और जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, आग में घी जलाया। और सेना क्या कर रही थी पाकिस्तान की तरह से? सेना इस बार, पाकिस्तान की सेना तो खुल के आगे आती है जब उनको मार्शल लॉ लगाना होता है, लेकिन यहाँ की सेना पीछे से काम कर रही है। आप भीड़ में देखिए, हर जगह सैनिक घूमते मिलेंगे जब तोड़फोड़ हो रही है, इससे पहले कि शेख हसीना वहां से भागी। पर कोई कुछ कह रहा है क्या भीड़ को? बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। तो इस बार हर चीज का एक मतलब है। तो धीरे धीरे पर्दे खुल रहे हैं, पर्दा उठेगा। और जो अभी बता रहे थे आपके ये राइटर को, जो उन्होंने एंट्रीम सरकार में लिया गया है, देखिए हसीना को कौन बोलता है 45 मिनट में जाने के लिए? 45 मिनट का अल्टीमेटम किसने दिया? सेना ने। हेलीकॉप्टर किसने दिया? सेना ने। बिल्कुल, सेना ने। उसके बाद में जब वो उड़ने वाली थी, उस टाइम पे दोनों जो पार्टियां थी, विपक्ष की और अवामी लीग की, उनके साथ में मीटिंग कौन कर रहा था? सेना अध्यक्ष। बाहर आके सेना अध्यक्ष ने क्या किया?
जब सेनाध्यक्ष बाहर निकल के आते हैं, उसने डिसाइड कर लिया कि इनमें से किसी को मैं मौका नहीं दूंगा, एक एंट्रीम गवर्नमेंट बनाऊंगा, बिल्कुल जिन लोगों को लाइक करती जनता, और रूल मैं करूंगा, और बोल भी दिया अब कंट्रोल मेरा होगा। तो इसके बाद हमें क्या सोचना है इसके बारे में? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब आपने कहा कि पर्दा खुल रहा है, तो डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, पर्दा पूरी दुनिया में खुल रहा है और बार बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, चाहे अमेरिका चुनाव की बात हो, वहां पर इस बात का जिक्र बार बार होता है कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म की चर्चा हो जाती है। अगर इस पर कहिए तो कई सारे संगठन है जो कहने लगते हैं कि ये इस्लामोफोबिया, लेकिन एक समस्या है यहां पर। देखिए किस तरीके से जो कट्टरपंथियों की बातचीत है बांग्लादेश में, उन्होंने उथल पुथल कैसे मचाई, लंदन में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरीके से कई जगहों पर दंगे हो गए, ब्रिटेन में ये हमने तस्वीरें देखी हैं, और भारत में भी एक चर्चा तो चल रही है कि घुसपैठिए यहां पर समस्या है, चाहे वो असम की बातचीत हो, चाहे झारखंड की बातचीत हो, और चाहे बंगाल की बातचीत हो। देखिए, सबसे पहले जो बांग्लादेश में अभी जो फुटेज हमें दिख रहे हैं, ये फुटेज इस बात का संकेत तो नहीं देते हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वहाँ के डेमोक्रेसी, जो पूरी की पूरी वहाँ का जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाकर के कब्जा कर लेना, ये लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस तरह के छात्र आंदोलन नहीं होते। छात्र आंदोलन की भी अपनी एक दिशा होती है, उसका अपना एक नजरिया होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पर एक फैक्टर है, चाइना फैक्टर है और पाकिस्तान फैक्टर है, इस पर कोई डिबेट ही नहीं कर सकते, इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल इस बात का आता है कि ये इस तरह के क्यों हो रहे हैं, हम उनको स्पेस क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर शेख हसीना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि जब 1 जुलाई से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सरकार को चाहिए था कि इस तरह के जो आउटसाइडर जो एलिमेंट्स है, जो उनको लगता है कि एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर पाई। दूसरा सवाल यह है कि चीन को और पाकिस्तान को ये थोड़ा सा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की राह पर चल चुका है। 15 सालों में जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो दिशा और दशा बदली है, वो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए। अब वहाँ विदेश इन्वेस्टमेंट की बात होने लगी थी, वहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और उसके लिए शेख हसीना लगातार भारत और चीन से, दोनों देशों से अपना संपर्क बना रही थी। अभी हमने देखा कि भारत के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात हो रही थी। तो इस तरह के जब देश आगे बढ़ता है, एक लाइन लेता है, तो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान और चीन करता है। चीन को कतई अच्छा लगता है कि भारत और बांग्लादेश एक अच्छी उसकी समझ विकसित हो, क्योंकि बांग्लादेश एक सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत के साथ। हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह कि साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में जो बांग्लादेश है, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और भारत बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। एक चीज जो आपने जानकारी दर्शकों को दी है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि 5 राज्य जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहीं पर एक मेरी छोटा सा सवाल है, उसको भी अपने जवाब में शामिल कर लीजिए। फिर ये कितनी बड़ी चिंता की बात भारत के लिए, उन राज्यों में कितनी चौकसी की ज्यादा जरूरत है। और मैं आगे, क्योंकि यहां से ये डिबेट एक्सप्लोर भी होगी कि उन राज्यों में चिंता, उन राज्यों में घुसपैठियों की बातचीत, उन राज्यों में इसकी चर्चा भी हुई है। मैं चाहूंगा इस बात को भी अपने आप पॉइंट्स में शामिल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, यही भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में यही अंतर हो जाता है। बांग्लादेश की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन आउटसाइडर एलिमेंट्स को रोक सके, लेकिन हिंदुस्तान अपनी सीमा को लेकर के, अपनी चौकसी को लेकर के पूरी तरह से कमिटेड है। भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत का सिविल सोसाइटी, जो मेरा आकलन है, हम इस बात को लेकर निश्चिंत है कि हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर सेफ रहना चाहिए, और बॉर्डर में किसी प्रकार की मोरलिज्म का जो मास्क, जो नैतिकता का मास्क, जो ह्यूमैनिटेरियन मास्क है, वो कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी सीमाएं सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है। नैतिकता का जो चोला है वो हम बाद में उस पर डिबेट कर लेंगे। तो जब असम पर घुसपैठियों की बात होती है, जब पश्चिमी बंगाल पर बात होती है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप अपने आप में सक्षम है उनको संदेश देने के लिए, और इस तरह के किसी भी आउटसाइडर एलिमेंट को नहीं आने देना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है। अब प्रफुल्ल बख्शी जी, जो एक सवाल मैंने शुरुआत में किया था, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं सर दोबारा आपसे। और सवाल यह कि क्या इसमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कट्टरपंथी है? यह सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान मिल सकता है। बांग्लादेश में जो हालात है, जो तस्वीरें हैं, वो कह रही हैं कि अब इस पर बातचीत करिए, इसका समाधान निकालिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हम बहुत सारी जगहों में हम कह चुके हैं कि कट्टरपंथी
का जो वेग चल रही है, जो वेव चल रही है, ये जिसको कि मैं साधारण लैंग्वेज में कहूंगा, रिलीजन के बीच में दरारें डालना और रिलीजन के थ्रू दरार डालना। देखिए, अगर आपको किसी जगह पे कंट्रोल करना होता है तो सबसे ज्यादा जो वेपन आता है वो रिलीजन आता है, और रिलीजन ही का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश से बड़ी शानदार कर रहा है, और अब देखिए पाकिस्तान को रुझाने के लिए वो रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना को लेके आ रहा है, चाइना के पास में कोई रिलीजन नाम की चीज नहीं है, वो चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, और चाइना उससे मतलब वो दुधारी तलवार से खेल रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बांग्लादेश की पॉलिसी को समझ जाना चाहिए। ये बांग्लादेश की पॉलिसी, आपकी फौज से डर के वो उनके आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे पेश आते हैं, और हम सोचते हैं कि ये हमारे बड़े मुरीद हो गए हैं। ये बिल्कुल हमको सोचना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा कोई हम भारत को हेट करता है तो बांग्लादेश में वेव ऑफ हेट्रेड चल रही है इस समय, और यही है डाउनफॉल। प्रफुल्ल जी, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकता हूं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जो मिला उससे आग के हवाले कर दिया। तो छात्र आंदोलन अपनी जगह है, बड़ी तादाद में है, ये निश्चित तौर पर है, लेकिन जैसा हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे कट्टरपंथी हैं, इसके पीछे जमाते इस्लामी है, उसका जो स्टूडेंट यूनिट है इस्लामिक छात्र शिविर, जो कि दोनों ही प्रतिबंधित हो गए हैं बांग्लादेश में, वहां की हाईकोर्ट ने पंजीकरण रद्द कर दिया है, जो खुद बांग्लादेश के बनने के विरोधी रहा है जो संगठन, और ये कहीं और की नहीं है कि ढाका के किसी कोने में या बांग्लादेश के किसी और हिस्से में ये आगजनी हो रही होगी। ये पीएम हाउस के सामने की ये तस्वीर है, वहां पर इस तरीके से आगजनी हुई है। पीएम हाउस के अंदर घुस गए, बेड पर जाकर लेट गए, वाटर बॉडी में घुस गए, कुर्सी मिली उसे उठाकर चल दिया, टीवी देखी उसे उठाकर चल दिया। तो ये इस तरीके से अपने मुल्क को तहस नहस कर दीजिए, ये कहीं का छात्र नहीं चाहेगा और बांग्लादेश का भी नहीं चाह रहा होगा, लेकिन उसके पीछे कौन सी ताकतें उनका भेजा इस्तेमाल कर रही हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। अब प्रफुल्ल बख्शी जी अपनी बात पूरी करिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अब भारत को जो सारी कंट्रीज के साथ मिलके, जो कि न्यूट्रल अप्रोच है, जिनकी यही प्रॉब्लम जो देखी जा रही है मिडिल ईस्ट में, यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। हमको अब रिलीजियस हेड्स का एक जमावड़ा बनाना पड़ेगा, एक मीटिंग करानी पड़ेगी, और सारे के सारे जो रिलीजियस हेड्स हैं, राइट थिंकिंग, मॉडरेट थिंकिंग रिलीजियस हेड्स को मिलके एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी का मतलब है एक एग्रीमेंट। थोड़ा तब तक ये नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जो रिलीजियस एलिमेंट हैं सारे इकट्ठे होकर इजराइल से लड़ रहे हैं। इजराइल की लड़ाई और जो बाकी कट्टरपंथियों की लड़ाई क्या है जो ईरान के साथ में है, वो यही है। टोटल ये है जो यहाँ शुरू होने वाली है। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है सर। अब अश्विनी सिवाच जी, जो बातें संदीप त्रिपाठी ने कही थी कि बॉर्डर एरियाज है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें एक बड़े पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, और बार बार ये चिंता जताई जा रही है कि भाई घुसपैठी वहां पर आए, उनको चिन्हित करिए। ऐसा नहीं है कि वोट बैंक के चक्कर में उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाते रहिए और उनको यहां पर देते रहिए कि वोट मिल जाएगा, सरकार बनती रहेगी। तो ये तस्वीर नजर आ रही है उसकी। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश में, स्पेशली असम में, वेस्ट बंगाल में, एक डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज होने की कोशिश हुई। और इसकी वजह मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि जब बांग्लादेश की इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही थी तो काफी इन्फिल्ट्रेशन भारत की तरफ हुआ है, और उसके कारण, क्योंकि ये इकोनॉमी एक ड्रिवन था, और मगर जैसे जैसे बांग्लादेश की इकॉनमी अच्छा करने लगी, स्पेशली 15 साल से शेख हसीना के टाइम में, तो इसमें कमी आई है। मगर सबसे ज्यादा हमारे को चिंता की विषय था बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आए हैं, क्योंकि 10 लाख के करीब जो रोहिंग्या, जो कि एक प्रकार रखाइन प्रोविंस से आए थे, म्यांमार से, वो अभी कॉक्स बाजार में हैं बांग्लादेश में। मगर वो बांग्लादेश तो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा, पर भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ एक इनमें से आ भी चुके हैं। ये पता है कि आज सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हमारे लिए रोहिंग्याज हैं, जो कि सेटल हो गए इंक्लूडिंग जम्मू के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2-3 चीजें हमें बांग्लादेश में ध्यान रखनी।
ये हमें सोच के समझना चाहिए कि आज भारत के लिए सबसे अच्छे बैट थी शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश में, और बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए हैं 15 साल में। और ये नहीं, हम जो इसमें ये भी कोई शक नहीं कि बांग्लादेश के हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर थे। बांग्लादेश और भारत के अंदर अभी मिलिट्री टू मिलिट्री भी कॉन्टैक्ट हो रहे थे, मगर जिस प्रकार से जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने आपस में गेट जोड़ किया और आईएसआई ने इनका एक कैटलिस्ट का काम किया, ये कार्रवाई सब कुछ इसी ने किया। और कहीं ना कहीं चीन का भी फैक्टर है। अगर आप देखें कि जब शेख हसीना चीन के अंदर गई थी अभी, तो उन्होंने अपनी जो विजिट थी वो कट शॉर्ट कर दी थी। वो 1-2 दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि कई बातें उनके साथ उनको ठीक नहीं लगी जो चीन के साथ। और मुझे लगता है चीन का भी इसमें जो हाथ है, ये कुछ भी कहो, आप ये समझते हो कि स्टूडेंट्स के आक्रोश था एक जो शेख हसीना के अगेंस्ट, उसका हाँ एक हद तक था। सच्चाई है कि वो कोटा जो के अगेंस्ट था, मगर कोटा जो था वो 2018 में इन्होंने बंद कर दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5% कर दिया, मगर अभी भी ये क्यों नहीं आंदोलन रुक रहा था? क्योंकि आईएसआई और जमाते इस्लामी इसमें इन्वॉल्व थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बात कर रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, वो तो सच्चाई है, क्योंकि ये भी सच्चाई है। 23% हिंदू थे। जीजे सिंह, एक टिप्पणी आपकी भी। 8% हो गए। पाकिस्तान चीन को लेकर चुनौतियां थी, और जो बात अश्विनी सिबाजी ने कही, जो बात बख्शी सर ने कही, एक मोर्चा और जहां पर अब बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा वो है बांग्लादेश का, क्योंकि 5 राज्यों से सीमा सटती है। देखिए राकेश, सबसे जो हमें चिंता का हमारे लिए विषय है वो ये है कि मैं इसके पीछे जो भी आप अभी हम बातें कर रहे हैं, चाइना का क्या रोल है, वो क्या चाहता है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि चाइना की आंखें जो हैं, जो उसकी आंख है वो बांग्लादेश की पोर्ट्स के ऊपर है, खास करके चिटागोंग और चोंगला, जो जिसको पहले हम चुलना भी कहते थे। क्यों ये है? क्योंकि जो चाइना है वो जानता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना काफी कोशिश कर रही थी और इसीलिए वो चाइना वालों को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ इसको डेट या इसको लालच दिया होगा। उसकी आंख ये है कि वो हमारे वेस्ट के अंदर गवादार में आ चुका है। श्रीलंका के अंदर हेमनटोटा की पोर्ट उसके पास है। अगर वो चिटागोंग को भी अपने हाथ में ले लेता, जो उसकी कोशिश है, तो दिशाओं से हमें सामना करना पड़ेगा, हमारी नेवी को हमारा एक थ्रेट आ जाए। सर मैं आपको रोकता हूं, आपको रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम पहलुओं पर जो आप लोगों ने बातचीत की और ये बताया कि ये समस्या कितनी बड़ी है और बांग्लादेश में जो हुआ उससे सबक लेने की क्या जरूरत है। क्योंकि जो हुआ एक आंदोलन अपनी जगह, लेकिन उस आंदोलन का बेजा इस्तेमाल कैसे किया गया और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया, पाकिस्तान आईएसआई ने किस तरीके से जमाते इस्लामी को सपोर्ट कर पूरे बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया।